तो हाइड्रोकार्बन की हमें शुरुआत करनी है। इन द हाइड्रोकार्बन चैप्टर वी नो डैट कि वी कांट explain everything related to this chapter, but we will study some of the part which is generally asked या which is generally important in the examination। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा हम जो है फोकस करेंगे, जो कि इससे कुछ इस तरीके की कंडीशंस एसोसिएटेड हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि अगर कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो कंडीशंस में या रिएक्शंस इन सब में जो है हाइड्रोकार्बन में भी नो डेट द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, जैसे अगर हम इसको कैटेगराइज करने की बात करेंगे, वी नो डेट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेसिकली हम इन तीनों की बात करनी है। ओके, तो इन तीनों में जैसे एल्केन की बात करें तो व्हाट आर द प्रिपरेशन मेथड फॉर द एल्केन्स, राइट, कि किस किस तरीके से एल्केन को बना सकते हैं। तो वी नो डेट कि एल्केन को बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में जैसे हमें पता है कि वुर्ज रिएक्शन है, राइट, कि वुर्ज रिएक्शन से उसको जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। तो वुर्ज रिएक्शन से अगर उसको प्रिपेयर किया जा सकता है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए सिंपल सा सिचुएशन है कि वुर्ज रिएक्शन में जो है हम किसी भी हैलाइड को अगर हम बात करेंगे RX की, तो RX इज reacted with sodium in presence of an inert medium. Inert medium in fact it will take dry ether and it will form RR. Okay, and in the short recap you can easily understand that in the for the Wurtz reaction the RX reactivity of RX की बात करेंगे तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री से हो और 2 डिग्री की 3 डिग्री से। ये ऑलमोस्ट जो है अनरिएक्टिव होता है। फॉर द Wurtz रिएक्शन इट विल प्रोसीड बाय द डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो ये एक रेडिकल रिएक्शन है, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे फिगर आउट करें कि यहाँ पे रेडिकल कपलिंग होती है, बिकॉज ऑफ कपलिंग नेचर डेट्स वाई जो है टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे स्लो होती है, क्योंकि उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, रेडिकल्स के बीच में कपलिंग नहीं हो पाती। दूसरी बात ये कि अगर हम RX के उसके टाइप पे अगर बात करें तो RI जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव रखेगा RBR से। RBR विल बी more reactive than RCl and RCl will be more reactive than RF. तो that is quite simple to understand and correlate, because हमें बॉन्ड को तोड़ना है और बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो RI में बॉन्ड को ब्रेक करना जो है सबसे इजी होगा रिलेटिवली RBR के। सो वी कैन से समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली जो है इस मेथड से मीथेन को नहीं बना सकते। मीथेन के बाद अगर हम बात करें कि अगर हम इसमें जो है एसिमेट्रिक सिचुएशंस की बात करें, जैसे R-X है और सिमिलरली RX है, तो यहाँ से अगर हम सोडियम और प्लस ड्राई ईथर को लेंगे तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है अलग अलग तरीके की सिचुएशंस आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे जो है आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो इससे जो है हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है एसिमेट्रिक को हायर एल्ड में नहीं बना सकते हैं इससे। इट इज़ ओनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एल्केन, राइट। तो दैट इज़ द फर्स्ट मेथड वुर्ट्ज रिएक्शन। सेकेंड वन इज कोरे-हाउस। तो कोरे-हाउस की अगर हम बात करते हैं तो फॉर द कोरे-हाउस यू कैन सिंपली से डेट कि कोरे-हाउस में जो है हम क्या करेंगे, तो कोरे-हाउस में जो है हम यूज करते हैं किसका, R2CuLi का, डेट इज गिलमैन रिएजेंट। और इसके रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, R-X के साथ। तो इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इट विल फॉर्म RR- 2 मॉलिक्यूल्स एंड CuX प्लस LiX इसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी एक SN2 रिएक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 1 डिग्री हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगी 2 डिग्री से, और ये 3 डिग्री से। और रिएक्टिविटी में अगर हम बात करेंगे तो RI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी RBR से, RBR की रिएक्टिविटी होगी RCl से ज़्यादा, और RCl की ज़्यादा होगी RF से। ओके, तो डेट इज़ फॉर द कोरे-हाउस। कोरे-हाउस जो है दोनों तरीके की एल्केन बनाने के लिए जो है एफिशिएंट है। इट मीन्स यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक बोथ। द थर्ड मेथड इज कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात करेंगे तो इन द कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस वी इलेक्ट्रोलाइज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर जो है हमें बेसिकली मिलता है क्या, RC, मतलब ये हमारा फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे भी इट इज सिमिलर टू वुर्ट्ज रिएक्शन की, यहाँ पे भी सिर्फ सिमेट्रिक एल्केन बना सकते हैं, एसिमेट्रिक नहीं बना सकते इससे भी। दूसरी बात ये कि अगर हम किसी ग्रिग्नार्ड को लेते हैं तो ग्रिग्नार्ड में क्या है कि यहाँ अगर हम किसी भी ऐसे सबस्टांस से रिएक्ट कराते हैं जो प्रोटॉन दे सकता हो, तो अगर जो प्रोटॉन दे सकता तो ऑब्वियस सी बात है इट विल आल्सो फॉर्म RH।
तो इससे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, देन द अदर सब्सटेंस विल बी MgX प्लस, सॉरी प्लस नहीं OH, तो दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे प्रिपरेशन के साथ साथ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है स्लाइड्स के थ्रू ही जो है मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बताता चलूँगा रिलेटेड टू डेट रिएक्शंस एंड डेट क्वेश्चंस की, उसके आसपास की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, तो यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। तो हियर जैसे दिस इज द आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्किंग अबाउट द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर द बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे एंड आल्सो कार्बन चेन लेंथ, ऑब्वियस सी बात है, उसके साथ साथ मोलर मास और ऑल दैट थिंग। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि शुरू की जो 4 हैं वो गैस है, ठीक है, C1 से लेके C4 तक जो स्ट्रेट चेन में, C5 से लेके C17 तक जो है वो लिक्विड है, एल्केन की बात कर रहे हैं हम, एल्केन और एल्कीन की, और C18 ऑनवर्ड जो हैं दे आर ऑल सॉलिड्स, कि उनकी अगर हम बात करेंगे तो वो सभी के सभी क्या हैं, सॉलिड्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लियरली जो है यहाँ से अगर हम देखेंगे, और सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, बिकॉज द वैन डर वाल फोर्स मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द मास एंड सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर ब्रांचिंग करते हैं तो ब्रांचिंग करने से हमारा जो है सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखते हैं, तो विच विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो पहले वाले में देखो 5 हैं कार्बन एटम और 1 है ब्रांचिंग में, टोटल 6। उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है 5 हैं, 2 ब्रांचिंग में है। इसमें अगर हम बात करेंगे 4 हैं, 2 ब्रांचिंग में, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो इट कंसिस्ट 2 to 4 to 6 and 7। तो यहाँ तो जो है एक्स्ट्रा हो गया, 7 हो गए 2 ब्रांचिंग में। तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू जस्टिफाई डेट कि दिस विल हैव द हायर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन लेंथ सबसे बड़ी है। ठीक है, कार्बन चेन लेंथ को भी देखेंगे, पहले ब्रांचिंग को बाद में देखेंगे, पहले कार्बन चेन लेंथ को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो हेयर इट हैव 7 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, तो यहाँ पे जो है 7 कार्बन एटम और इसमें 6 ही हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन डेट आल्सो कि कार्बन चेन लेंथ जो है वो कितनी बड़ी है, क्योंकि उसका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन है। इसके बाद जो है अगर हम इसमें फिगर आउट करेंगे, जैसे कार्बन एटम, तो जैसे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, तो द फर्स्ट मेथड, ठीक है, तो बोल रहा है बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय, तो Na प्लस ईथर की बात हो रही है, मतलब ये बुर्ज रिएक्शन है। तो बुर्ज रिएक्शन में क्लियरली जो है यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने डिफरेंट हैलाइड्स ले लिए हैं, तो ये तो इफिशिएंट होने नहीं वाला है, क्योंकि हमने डिफरेंट हैलाइड ले लिए। तो बुर्ज रिएक्शन में डिफरेंट हैलाइड लेके हमें जो है अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, एक जो है इसमें क्या मिलेगा, तो एक जो है हमको ईथेन मिलेगा, एक ब्यूटेन मिलेगा और तीसरा प्रोपेन मिलेगा। और तीनों के बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, डेफिनेटली सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपस में भी कपलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी कपलिंग कर सकते हैं रेडिकल। तो वी कांट चूज दिस पर्टिकुलर मेथड। लेटर ऑन इफ यू आर गोइंग टू हैव द लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी सेम सिचुएशन है कि इसमें भी जो है हम डिफरेंट सॉल्ट को अगर लेंगे तो एसिमेट्रिक जो बनेगी एल्केन वो नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे भी रेडिकल वाला फॉर्मूला है कि रेडिकल कपलिंग होगी। तो फॉर द रेडिकल कपलिंग वी कैन सिंपली से दैट कि रेडिकल कपलिंग इज नॉट एफिशिएंट फॉर द डिजायर्ड डायरेक्शन। डिजायर्ड डायरेक्शन से हमारा मतलब है कि जिसमें ये दोनों रेडिकल इसके आपस में कपलिंग करें, तो ये आपस में भी कपलिंग करने के मतलब क्रॉस कपलिंग की बजाय जो है खुद में भी कर सकते हैं, CH3 के साथ कपलिंग कर सकता है, और ये जो C2H5 है ये आपस में कपलिंग कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब वी कांट टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इसको तो हम ले नहीं सकते। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मेथड की, तो यहाँ पे देखो दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन तो एक हीटिंग प्रोसेस है, राइट। तो इट माइट नॉट हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि हम बेस्ट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कंडीशंस वगैरह जो है इतनी ड्रास्टिक हैं, तो ये एक लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन भी होती है, तो इसको जो है हम नहीं लेंगे। अब इसको अगर हम बात करेंगे प्रोपेन में इसको, तो ये है कोरे हाउस, और कोरे हाउस जो है सबसे बेटर मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिमेट्रिक एल्केन।
तो एसिमेट्रिक एल्केन के लिए बहुत ही बेटर मेथड है, सी आंसर ही इसका होगा, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ से देखो हमको 3-4 रिएक्शंस क्लियर हुई। वन इज बुर्ज रिएक्शन, दैट इज दिस। सेकेंड वन इज कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस और बुर्ज रिएक्शन में सेम इंफॉर्मेशन है कि इससे हम सिमेट्रिकल तो बना सकते हैं बट एसिमेट्रिक नहीं बना सकते हैं। मतलब यू हैव टू टेक द सेम सॉल्ट और सेम हैलाइड फॉर द वुड्स एंड द कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। And similarly, if you are having look at this particular part, so in the Corey house, तो Corey house you can take any alkyl halide. It means that the outcome can be symmetrical or asymmetrical, it doesn't matter. इसमें जो है सिंपली दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है सिंपल सी बात है, डेट इज कॉलवे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो किसी भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम सोडा लाइम के साथ, ठीक है, सोडा प्लस लाइम, इसके साथ जब हम हीट करते हैं तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एल्केन बाय लूजिंग CO2। तो इस CO2 को लूज करके जो है किसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, एल्केन में। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे प्रोपेन बनेगी। तो यू कैन इजीली से डेट कि यहाँ पे जो है ये भी एफिशिएंट मेथड नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो D2O प्रोड्यूसेस, जैसे इस रिएक्शन की मैं बात भी कर रहा था कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होगी अगर D2O या किसी भी ऐसे सबस्टांस के साथ विच कैन डोनेट द पॉजिटिव पार्ट, प्रोटॉन डोनेट कर सके जो। तो D2O है तो D2O जो है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड एक जो है क्या है, न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन का पार्ट है तो वी विल कंसीडर इट एज ए बेस। And if it is a part of the electrophilic and nucleophilic reactions, then we will say that it will act as a nucleophile. तो that is quite clear कि हम जो है इस पर फोकस करेंगे कि ये एक्चुअली जो है किस रिएक्शन का पार्ट है। तो here you will simply say that कि if it is reacting with D2O, then it basically extract D plus from this, and if it is extracting D plus, तो ये हमारा हिस्सा जो है ग्रिग्नार्ड का है, this particular part, ठीक है, टर्सरी जो ग्रुप है। तो इफ इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द डी, तो व्हाट विल बी द आउटकम हेयर, कि हमारा जो है क्या स्ट्रक्चर होने वाला है एल्केन का। मतलब अगर मैं इसको कंप्लीटली लिखूं तो दिस इज लाइक दिस। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज MgCl और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं D2O के साथ। तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियरली साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या आंसर होना चाहिए, राइट। तो यू कैन सिंपली से दैट कि हेयर द आंसर विल बी दिस। ओके, Me3CD, क्योंकि यह जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ओके, और इससे प्रोटॉन मतलब D प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा और इसको बढ़ाएगा। ओके, तो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजीली ऑन हीटिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जो है इसमें यू कैन से दैट कि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन की बात हो रही है। तो डी कार्बोक्सिलेशन, जैसे बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये डी कार्बोक्सिलेशन एक्चुअली जो है कैसे होता है, सिंपली का मतलब कि कब होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि कैसे जो है हम करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, तब इस पे मैं वापस आके आपको एक्सप्लेन करूँगा सिचुएशन को। तो डी कार्बोक्सिलेशन में देखिए कि जैसे कोई हमारा एसिड है तो एसिड के हम बीटा पोजीशन पे ऑब्जर्व करेंगे और काउंटिंग जो है यहाँ से होगी अल्फा और बीटा। तो बीटा पोजीशन शुड हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो हमारे -m, तो विथड्रॉइंग ग्रुप जो है होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसमें जो है इजीली जो है इस तरीके का डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब कि -m, -I और -H, और बेसिकली इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो यू हैव टू रिमेंबर द -I ग्रुप जो आपको बताए गए हैं, उनको आपको ध्यान रखना, -m ग्रुप को, उनको जो है इसके अकॉर्डिंग देखना। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि लेट मी टेल यू कि हाउ दिस विल प्रोसीड, कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो कैसे जो है ये डीकार्बोक्सिलेट होगा और CO2 को लूज करेगा। तो स्ट्रक्चर आप इसका देख लो क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखो कि यहाँ पे इट विल फॉर्म ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लाइक दिस, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा
जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे आप इसको देखिए कि ये जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो ये एक जो है इस तरीके से इसको अरेंज करना, ठीक है। ये हमने अपने हिसाब से इसको अरेंज किया है ताकि हम इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। इसके साथ जो दो बॉन्ड है उसको मैंने सिंपली अभी कुछ भी मान लो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है ये। अब देखो यहाँ पे ध्यान से करना क्या है। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे हैं, ठीक है, ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस विल मूव टू दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एंड दिस विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस, एंड एट द सेम साइड अगर ऐसा होगा तो दिस विल मूव टू दिस डायरेक्शन। तो देखो ध्यान से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विच इन्वॉल्व 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है और जिसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इट इन्वॉल्व 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली थोड़ा एरोमेटिक टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो ये जो है थोड़ा हमारे लिए हेल्पफुल भी है क्योंकि ये जो है अल्टीमेटली हमें रिएक्शन को प्रोसीड करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो हियर वी विल क्लियरली से रेड कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको CO2 जो है यहाँ पे क्लियरली निकलता हुआ दिख रहा होगा। दिस विल हैव द पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, CO2 बन गया और ये हिस्सा जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, इनॉल में, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड और ये OH, राइट। तो सिंपली जो है ये आपको किस तरीके की सिचुएशन जनरेट हो गई। तो सिचुएशन आपको कुछ ऐसी जनरेट हो गई कि ये हो गया इनॉल और ये जो है क्या हो गया, CO2 निकल गया। We know that कि इनॉल तो स्टेबल नहीं होते, तो इट विल इजीली टॉटोमराइज इटसेल्फ एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये जो है वापस से इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे जो है होगा डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब -M ग्रुप की जो प्रेजेंस से क्यों डी कार्बोक्सिलेशन इजीली करवा सकता है। तो यू कैन सी द रीजन हेयर, ओके। तो दिस ट्रांजिशन स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, और ये ट्रांजिशन स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। तो जो जो ऐसा कर सकते हैं वैसा जो है उनके साथ डी कार्बोक्सिलेशन इजीली हो सकता है। तो इस प्लेस पे जो है आप कह सकते हो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट। मतलब आप कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो जो इस तरीके का जो है ग्रुप होगा। तो आप जो है इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड खुद हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ईस्टर ग्रुप हो, ओके, एसिड क्लोराइड ग्रुप हो, एमाइड ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप किसी का भी हो सकता है। तो कोई भी ग्रुप हो जो इस तरीके का होगा उसके साथ डी कार्बोक्सिलेशन इजीली हो जाएगा। और वो जितना ज़्यादा -M जितना ज़्यादा पावरफुल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा उसका डी कार्बोक्सिलेशन करने की टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी, ओके। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि क्या इसमें जो हमें डी कार्बोक्सिलेशन में देखना है, क्या हमारा तरीका होगा, ओके। और ये इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है डी कार्बोक्सिलेशन को कराया जाता है। नाउ लेट्स बैक टू द क्वेश्चन, गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, तो इनके पास तो है नहीं, ठीक है, -M ग्रुप इसके पास भी नहीं है। देखो यहाँ पे अल्फा और ये बीटा यहाँ पे मिल गया, दैट्स राइट, यहाँ पे सिंपली मिल गया। तो व्हाट विल बी द आंसर, अब तो बताओ क्लियरली, आई थिंक यू कैन इजीली टेल। तो नाउ यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। तो here you will simply say that कि this option will be correct, C option, right? तो C will be the right answer कि इसमें जो है डीकार्बोक्सिलेशन इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये जो है बीटा पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब जो है इसके बाद एल्केनॉइड आयन की बात हो रही है। तो कह रहा है कि एल्केन सिंथेसिस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन के थ्रू, और किस मेथड से जो है हम इसको करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन का मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है ये। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है तो क्या होगा ये, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यू विल सिंपली से दैट कि द राइट आंसर विल बी कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कोलवे का जो मेथड था इलेक्ट्रोलाइसिस वही होगा, राइट। तो दैट इज क्वाइट सिंपल,
टू अंडरस्टैंड एंड आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो कि ये बोल रहा है कि द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर द बुर्ज रिएक्शन दैट इज क्वाइट इजी। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कि बुर्ज रिएक्शन में हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट, दैट इज क्वाइट इजी फॉर अस। ओके, तो जब नई चीज आएगी तो उसको हम पढ़ेंगे। हाँ, नाउ दिस इज रिलेटेड टू द रिएक्शन ऑफ एल्केन। अब जो है बात आती है एल्केन की रिएक्शन की, तो बोल रहा है कि कौन चेन प्रोपगेशन का हिस्सा नहीं है। तो हेलोजिनेशन आपने जो है पढ़ा भी होगा, लेकिन हेलोजिनेशन के कुछ एक्सपेक्ट हैं जो डिटेल्ड एक्सपेक्ट हैं, उसको आपने ध्यान से जो है अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, तो रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए जो है हम कोई पेरोक्साइड या समथिंग लाइक दैट इस तरीके का सब्सटेंस का हम यूज करते हैं। अब अगर हम रिएक्टिविटीज की बात करें तो रिएक्टिविटीज में क्या है कि हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन में वी विल से समथिंग लाइक दैट कि फ्लोरीन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, देन आफ्टर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है आयोडीन। बट वी नो डेट कि इफ देर इज अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट, इफ देर इज अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल विल टेक प्लेस, देन वी विल सिंपली से डेट कि सेलेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो सेलेक्टिविटी ऑफ हेलोजन फॉर हाइड्रोजन कि किस तरीके का हाइड्रोजन सेलेक्ट होगा, तो इसमें जो है हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन के रिलेटिव बोल रहे हैं, ठीक है, रिलेटिवली कि 2 डिग्री को सेलेक्ट कर, मतलब 1 डिग्री को सेलेक्ट करने का 2 डिग्री को, तो 3 डिग्री को सेलेक्ट करने का सबसे ज़्यादा जो है सेलेक्टिविटी आयोडीन का होता है, उससे कम होता है ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और से कम सेलेक्टिविटी होता है फ्लोरीन का। मतलब फ्लोरीन के सामने कैसा भी हाइड्रोजन पड़ जाए वो उसको निकाल लेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस फॉर दैट। बट फॉर द आयोडीन, आयोडीन इज वेरी सेलेक्टिव, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होता है तो ये बहुत सेलेक्टिव होता है, खोजेगा कि कौन सा टर्सरी हाइड्रोजन है और उसको निकाल के जो है फिर जो है उसको, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेगा। दूसरी बात ये कि इस हेलोजिनेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इनिशिएशन, प्रोपिगेशन, टर्मिनेशन, 3 टाइप के जो है इसके मैकेनिज्म होते हैं। इनिशिएशन में रेडिकल्स बनते हैं, फिर प्रोपगेशन में वो रेडिकल जो है कंटिन्यूसली जो है सब्स्टिट्यूशन करते रहते हैं, और टर्मिनेशन में जो है फिर वो आपस में रिएक्ट करके टर्मिनेट रिएक्शन को कर देते हैं। तो डेट इज द 3 पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ दिस हेलोजन, जैसे अगर हम बात करें सेलेक्टिविटी की, तो ये तो मोस्ट सेलेक्टिव है, लीस्ट सेलेक्टिव है। तो इसमें जो है अगर हम फिगर आउट करें कि ये जो बाकी के बीच वाले दोनों हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है, इनका क्या जो है रोल है सेलेक्टिविटी को लेके 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे जो है क्लोरीन के लिए अगर हम बात करेंगे तो इट इज 5:3.8:1। ये जो है कितना है 5:3.8:1, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन का, मतलब एक एक से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं हम इसको, और सिमिलरली 127 डिग्री सेल्सियस पे जो है ब्रोमीन के लिए जब सेलेक्टिविटी देखा जाता है तो इट इज 1600:82:1। तो कुछ इस तरीके का जो है इसके लिए आता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के रिलेटिव। तो ये जो है हमारा सेलेक्टिविटी का, इसका मतलब कि ब्रोमीन में जो है टर्सरी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होना लगभग फिक्स है। बट यहाँ पे जो है इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बिकॉज वी नो डेट कि बहुत सारे जैसे 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी जो है उसमें क्या होंगे, रोल प्ले करेंगे। तो एक्चुअल रेशियो जब आपको निकालना होगा तो उसमें इस रेशियो से उस टाइप के हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई भी करना होगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन वन क्वेश्चन विद दैट। तो लेटर ऑन अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोल रहा है कि इसमें चेन प्रोपगेशन का स्टेप नहीं है, कौन सा वाला। तो क्लियरली जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो देख सकते हो आप जो है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप जैसे बोला भी है, ठीक है, कि चेन प्रोपगेशन के स्टेप की बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो चेन प्रोपगेशन का पार्ट है। रेडिकल जो है जो इससे अटैक करेगा तो Cl एक्सट्रैक्ट करेगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो SO2Cl, ओके, तो इट विल जनरेट द Cl रेडिकल। तो इसमें भी जो है यू कैन से डेट कि इसको भी जो है हम लेंगे। इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये तो कंप्लीट रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो कि जो SO2Cl2 वाला पार्ट होता था,
तो SO2Cl2 वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो उससे जो रेडिकल जनरेट होता था उसमें जो है हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। इसको हम नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोपगेशन, क्योंकि जब R रेडिकल बन जाएगा तो R रेडिकल जो है वो फिर फर्दर जो है रिएक्ट करता रहेगा और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। सो अवर राइट आंसर विल बी बी, क्योंकि बी को अगर हम बात करें तो उसमें Cl रेडिकल अभी बन ही रहा है SO2 बनने के लिए, और ये Cl रेडिकल जो है प्रोपगेशन में जाएगा फर्दर, ओके, और वहां से जो है R रेडिकल के साथ जो है कंबाइन करेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन है, तो उसको जो है हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब इसके बाद जो है अगर हम इसमें फिगर आउट करेंगे फर्दर, तो जैसे जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, राइट, तो उस क्वेश्चन को लेके जो है हम फिगर आउट करते हैं। जैसे फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे पूछ रहा है ऑल आइसोमर्स, सारे आइसोमर्स बताने हमें कितने जो है हो सकते हैं। तो जस्ट फिगर आउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, मैं इसको अगर नॉर्मल वे में बना दूं ताकि तुम्हें ज़्यादा आसानी हो जाए समझने को लेके। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, राइट, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। इनफैक्ट यू हैव टू कंसिडर द स्टीरियो आइसोमर एज वेल। यहाँ पे जो है आपको स्टीरियो आइसोमर्स को भी कंसिडर करके आंसर देना है। तो स्टीरियो आइसोमर्स को भी कंसिडर करके अगर हमें यहाँ आंसर क्रिएट करेंगे, आंसर देंगे, तो व्हाट विल बी अवर आंसर, कि क्या हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि इन हाइड्रोजन में से किसी को भी अगर सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, इन हाइड्रोजन मतलब इन कार्बन के हाइड्रोजन से, तो डेट विल बी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, राइट। इन तीनों हाइड्रोजन की बात करेंगे तो दे आर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट और नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, सेम आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है एक जो है हमारा इसके रिलेटिव आ गया आंसर। इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे इन दोनों की, ठीक है, तो इन दोनों में देखो कि इन दोनों में अगर किसी पे भी किया हमने, जैसे लेट्स सपोज दैट यहाँ पे किया Br को, ठीक है, इस कार्बन पे या इस कार्बन की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है इससे करने पर दिस विल बिकम ए कायरल सेंटर, कि अगर हमने ऐसा किया तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कायरल सेंटर में। तो अगर ये कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी तो यहाँ जो है हम कितना काउंट करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज। तो हेयर वी विल काउंट कि इट विल हैव 2 पॉसिबिलिटीज, ओके। तो इसके पास जो है 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो इस कार्बन पे मतलब इन दोनों कार्बन पे अगर हम देखेंगे तो इट विल हैव 2 पॉसिबिलिटीज। तो 2 तो इसमें हो गई। अब आ जाते हैं इस कार्बन की, कि अगर इसी पे हो सब्स्टिट्यूशन इन पे, तो यहाँ पे देखो कि अगर इस पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये दोनों तो सिमिलर ग्रुप हो जाएंगे, CH3 CH3। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे जो है सिमिलर अगर हो जाते हैं तो फिर तो ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा। कायरल सेंटर अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है सिंपली 1 आएगा, ठीक है। तो इन तीनों से जो है मिला के 1 आ रहा था, इन दोनों से मिला के 2 आ रहे थे, इस कार्बन से मिला के 1 आ रहा, बट देयर इज 1 मोर कार्बन, यहाँ पे 1 और कार्बन है। और इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1 H को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट विल बिकम कायरल, ये तो कायरल बन जाएगा। तो अगर ये कायरल बन जाएगा तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म आ जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 2 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल जो है कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 2 4 5 एंड 6। तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं। और आपको क्लियर हो रहा है कि 6 पॉसिबिलिटीज कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टीरियो आइसोमर बन जा रहा है इस कार्बन के अराउंड, और अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये कायरल सेंटर बन जा रहा है, ओके। इसके अलावा ये जो बाकी कार्बन है, मतलब ये अगर मैं मार्क करूं, ठीक है, तो 1 2 3 हमारे जो हैं ये सिमिलर हैं, और जो यहाँ पे, या इसको ऐसे मान लेते हैं कि 1 से ही मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट टाइप है। तो ये 1 टाइप है हमारा, ये 2nd टाइप है, ये 3rd टाइप है, और ये 4th टाइप है, और ये 5th और ये 5th है। तो टोटल इतने टाइप हैं, और 1 से जो है हमें एक ही जैसे मिलेंगे, 5th वाले से जो है कायरल मिलेंगे, 2 मिलेंगे, राइट। एंड विद द 4 1 वी ओनली गेट 1, क्योंकि वो अकायरल होगा तो डेफिनेटली वी विल गेट द 1
structure isomers, and with the 3 we will get the 2 because it will generate the stereo isomers. Okay, so I hope it's clear to you. So our answer will be 6. So now let's move to the next question which will enhance the understanding of mechanism of radical part. तो देखो रेडिकल में क्या है कि जब रेडिकल कपलिंग होगी तो कपलिंग में जो हमारा मतलब जो टर्मिनेशन वाली कपलिंग है जिसमें रेडिकल एक दूसरे से कपलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर एनर्जी प्रोफाइल क्या हो सकती है? क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा जो इंटरमीडिएट है वो बन चुका है, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बन चुकी है, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की तो कोई ज़रूरत है नहीं। रियल रेडिकल ऑलरेडी बन चुका है तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत है फॉर द कपलिंग? नो। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट कि फॉर द रेडिकल कपलिंग देयर इज नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, या इन अदर वे यू कैन से दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी 0 फॉर द रेडिकल कपलिंग रिएक्शन। तो रेडिकल कपलिंग अगर हो रही है Cl रेडिकल की, तो फॉर दिस रिएक्शन देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो वी विल से दैट कि दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी एट द पीक पोजिशन, सो इट विल बी डाउन टू बॉटम by potential energy because after coupling the energy will be released, right? So that will be the right answer for this particular question. Okay, तो अब जो है इसमें हम बात करते हैं आगे। तो आगे जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का लॉजिक भी जो है तुम्हें अगर पूछा जाए कि क्या लॉजिक हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि वाई we are considering cyclopropane more acidic than propane and what is the reason for that। ठीक है, पहली बात तो ये कि आंसर तो खैर मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, आंसर तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, और आंसर जो है डेफिनेटली क्या होने वाला है? तो आंसर है साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन प्रोपेन। ठीक है, तो ये जो साइक्लोप्रोपेन होता है, ये जो 3 वाली रिंग है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है इससे। तो कैन एनीवन सजेस्ट मी कि व्हाट विल बी द लॉजिक फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर? इस आंसर के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है कि क्यों जो है हम साइक्लोप्रोपेन को ज़्यादा एसिडिक ले रहे हैं प्रोपेन से? तो यहाँ पे देखो कि ये जो साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे वी नोटेड कि यहाँ पे ओवरलैपिंग इफेक्टिव तो होती नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बेंडिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन, तो एंगल स्ट्रेन की वजह से जो है इसमें जो ओवरलैपिंग है इफेक्टिव होती नहीं। तो डेट्स वाई द हाइब्रिडाइजेशन इन डेट द हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ कंसिडर टू बी sp3। तो यहाँ पे जो sp3 जो है हम कंसीडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो एक्चुअली यहाँ पे sp3 नहीं होता है, इसमें तो sp3 होगा। ओके, दिस विल हैव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो है sp3 होगा, बट दिस डजंट हैव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हेयर द p करेक्टर विल बी लेस। तो यहाँ पे जो है इट विल अराउंड जैसे sp2.5, sp2.8, sp2.7, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है जब हम जो स्ट्रेन वाले हमारे होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन द p करेक्टर विल रिड्यूस। अगर p करेक्टर रिड्यूस हो जाएगा तो s करेक्टर बढ़ जाएगा, s करेक्टर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो एसिडिटी तो बढ़ी जानी है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे इसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें p करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में कम होता है। अब जो है इसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है, और इसमें जो है हमें आंसर करना है। तो हमारे पास कई तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस की बात हो रही है, तो किसको जो है हम लेंगे यहाँ पे, कंक्लूड करेंगे कि व्हाट विल बी अवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो you will simply see that कि here all reactions are radical in nature, right? रेडिकल में तो लगभग सबकी सब है, जैसे CH3 वाला जो पहला रिएक्शन डेट इज बोर्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे डेट इज आल्सो फ्री रेडिकल रिएक्शन, C वाला जो है डेट इज आल्सो फ्री रेडिकल रिएक्शन। लेकिन जैसे हम चेन की बात कर रहे हैं, राइट, तो चेन की बात कर रहे हैं, तो चेन में जो है हम किसको लेंगे? तो डेट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे चेन रिएक्शंस में जो है किसको कंक्लूड किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको क्लियरली हिंट दे दिया कि सभी रेडिकल है, बट रेडिकल में जो है हमें
रेडिकल चेन रिएक्शन की बात हो रही है, जो चेन के थ्रू प्रोसीड करे। ये तो जो है रेडिकल कपलिंग होता है, इसमें तो रेडिकल बनेंगे कपलिंग करेंगे, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसमें भी रेडिकल बनेंगे कपलिंग करेंगे, वुड्स रिएक्शन है ये। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये तो 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है। आई होप कि जैसे हमने भी अब देखा है कि फ्रॉम द 10th क्लास इन द 4th चैप्टर इट इज इंक्लूडेड, राइट। तो वी विल से डेट कि यहाँ पे जो है अगर क्वेश्चन होता फ्री रेडिकल रिएक्शन देन ऑप्शन विल बी दिस, लेकिन जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल चेन बोला है तो देन दिस विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन, ओके, क्योंकि चेन में तो सिर्फ एक ही है और डेट इज दिस। इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखो ये थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एनहांस भी करेगा इस क्वेश्चन के थ्रू, कि साइक्लोप्रोपेन इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, राइट, because all carbon have the sp3 hybridization, it doesn't have any unsaturation, but as a whole we know that ki cycloalkane is unsaturated. And why we are saying something like that? Because we know that ki there is one degree of unsaturation associated with it, क्योंकि it is a isomer of alkene। ये alkene के isomer होते हैं तो definitely जो है इनके पास degree of unsaturation कितना होता है, 1 यूनिटी। ये एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होते हैं। तो 4 और 3 की जो रिंग होती है, बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन, कि एंगल स्ट्रेन की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी कम होती है, उस रीजन की वजह से दे कैन पार्टिसिपेट इन द एडिशन रिएक्शन। मतलब द रिंग कैन इजीली ब्रेक, कि रिंग टूट जाएगी और वो एडिशन में जो है जाके असाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर द 5 and 6 मेंबर रिंग। जस्ट यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली, कि ये सिर्फ 3 और 4 के लिए पॉसिबल होता है। एडिशन रिएक्शन जो है साइक्लो एल्केन में सिर्फ 3 और 4 वाले कर सकते हैं, 5 और 6 वाले नहीं कर सकते, कि उसमें एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लेजिबल होता है। तो अगर 3 और 4 वाले एडिशन रिएक्शन में जाएंगे, इफ दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एडिशन रिएक्शन, तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी अवर आंसर, कि अगर ये रिंग टूट के जो है अगर ये एडिशन में जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? तो क्या आंसर जो है यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे अगर ये रिंग तोड़ेंगे और इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे तो? तो रिंग तोड़ के HBr को जोड़ो, क्या बनेगा? कहीं से भी तोड़ के जो है उसमें HBr को जोड़ना है, वन एंड को H प्लस पे, दूसरे एंड को Br माइनस पे। तो आई होप कि दैट इज क्वाइट क्लियर फॉर अस। यहां से तोड़ दो और जोड़ दो, ठीक है। तो फिर से B लिखो तुरंत। तो यहीं पे ये ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, राइट, कि रिंग जो है ब्रेक होगा और इसमें जो है एडिशन होगा HBr का, तो दिस विल बी अवर प्रोडक्ट। तो जस्ट रिमेंबर दैट कि 3 और 4 की जो रिंग है वो एडिशन में जा सकती है। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट वन। तो देयर इज वन मोर क्वेश्चन और इक्वेशन विच इज एसोसिएटेड विद द एरोमाइजेशन। तो ये जो सबस्टांस है दे आर यूज्ड फॉर द एरोमाइजेशन ऑफ एल्केन। तो एरोमाइजेशन ऑफ एल्केन की बात हो रही है, लेकिन उसके लिए जो है एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 से अधिक होने चाहिए, क्योंकि 6 कम से कम होने चाहिए। वही 6 जो है एरोमाइजेशन में जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये 6 तो चले जाएंगे एरोमाइजेशन में, 7वां उसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो व्हाट विल बी अवर आंसर? ओके, तो यहाँ पे भी आंसर जो है अगर हम देने की बात करेंगे तो टाउलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो सबस्टांस है दे आर यूज्ड फॉर द एरोमाइजेशन। तो ये किसी भी एल्केन का एरोमाइजेशन के लिए यूज करते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट द एल्केन शुड हैव मतलब एटलीस्ट इट शुड हैव 6 कार्बन एटम। 6 होने चाहिए, 6 से अधिक हो सकते हैं, बट हाँ जो 6 होंगे वही एरोमाइजेशन में जाएंगे, बाकी सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। ओके, तो आई होप दैट्स क्लियर टू यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, टाउलिन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन थी जिसको हम बोलते हैं एरोमाइजेशन। इसके बाद जो है इस पे आ जाते हैं, इट इज आल्सो प्रिपरेशन मेथड फॉर द एल्कीन एंड इट इज आल्सो नोन एज द मोजिंगो रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज मोजिंगो रिडक्शन। किसको जो है हम क्या बोलते हैं? मोजिंगो रिडक्शन बोलते हैं। तो मोजिंगो रिडक्शन में जो है एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन से बेसिकली
कि सबसे पहले जो है ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म दिस साइक्लिक, जैसे ये हमारा जो कंपाउंड है कार्बोनाइल कंपाउंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इट विल फॉर्म द साइक्लिक एसिटल विद दिस डाइथियोल, और इस डाइथियोल का जब हम H2 निकल से रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने पर इट विल जनरेट एल्केन प्लस, वापस से डाइथियोल बना दो। ओके, ये सल्फर वाले बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली से डेट कि व्हाट विल बी द आंसर। तो आंसर तो बहुत आसान हो गया यहाँ पे देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये मोजिंगो रिडक्शन है। मोजिंगो रिडक्शन में जो है यू हैव टू रिमेंबर डेट कि यहाँ पे जो है सबसे पहले ये जो है इसके साथ साइक्लिक थियोएसिटल का फॉर्मेशन करेगा, इसको बोलते हैं थियोएसिटल, इस सबस्टांस को, दिस इज नोन एज थियोएसिटल। और इसमें ध्यान रखना कि हमेशा जब भी इसकी बात होगी इस तरीके से अगर लिखा होगा तो दिस इज मोजिंगो रिडक्शन, और यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है दिस इज रेड्यूस टू CH2 ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है किस में रेड्यूस होगा, CH2 ग्रुप में। ओके, तो दिस कार्बोनाइल reduced to CH2। तो that is the logic for this particular question। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि मोजिंगो रिडक्शन जो है कैसे काम करेगा और किस तरीके से जो है कीटोन को रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड को भी। ओके, that is used for the reduction of aldehyde and ketone only। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। Then we will move to the next part। In the next part here we have the two different substances। तो देखो एल्काइन की बात हो रही है, एल्काइन पे आ गए हम और एल्काइन का रिडक्शन करवा रहे हैं एल्कीन बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात हो रही है। बट यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में ये जरा दो डिफरेंट मेथड है। एक तो लिंडलार कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, दैट इज सेलेक्टिवली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन। तो जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड, आई एम सेइंग दैट कि दिस इज सेलेक्टिवली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन, कि एल्काइन का एल्कीन में सेलेक्टिवली रिडक्शन करने के लिए यूज होता है। एंड Na3 दैट इज नोन एज द बर्च रिडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, दैट इज नोन एज द बर्च रिडक्शन। तो ये इधर वाला जो हाफ है ये बर्च रिडक्शन है, और बर्च रिडक्शन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, ये सिन एडिशन करता है। सिन एडिशन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड के सेम साइड पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो है अगर हम बात करेंगे कि अगर सिन एडिशन होगा तो यहाँ पे ये सिस बनेगा, और यहाँ पे जो है एंटी एडिशन होता है। तो एंटी एडिशन होगा तो डेफिनेटली बर्च रिडक्शन में एंटी एडिशन होता है तो इट विल फॉर्म ट्रांस। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम किसी भी एल्काइन को लेते हैं तो एल्काइन को अगर हम सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके जो है सिंपली अगर हम बोले कि इसमें जो है जब भी Na और Na3 इस तरीके का रिएजेंट जब भी लिखा होगा तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट कि जब भी हम इस तरीके के रिएजेंट का यूज कर रहे हैं तो ये वर्च रिडक्शन होता है। वर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। ओके, बट फॉर द शॉर्ट टाइम यू कैन रिमेंबर दैट कि अगर इस तरीके का रिएजेंट है सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया तो दैट इज वर्च रिडक्शन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांस एल्कीन। लेकिन हाँ, इसके लिए ये नॉन टर्मिनल होना चाहिए, मतलब फॉर द वर्च रिडक्शन यू कांट यूज दिस टाइप ऑफ एल्कीन। ये जो एल्कीन है इनको नहीं ले सकते हो आप, जिनमें हाइड्रोजन हो टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है, उनको नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वो जो है फिर रिएक्ट कर लेगा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है आंसर तो हमें क्लियरली मिल ही गया कि ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ए जो है ट्रांस होगा और बी जो है सिस होगा। ओके, तो लिंडलार कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट पता है सभी को। तो इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट का यूज करते हैं हम। ओके, और इसमें पॉइजन भी लेते हैं, क्यूनोलाइन को, या सल्फर ले लेते हैं पॉइजन करने के लिए सरफेस को पैलेडियम की। तो पॉइजन पैलेडियम को लेते हैं ओवर कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसी पर्टिकुलर रिएजेंट को बोलते हैं हम लिंडलार कैटलिस्ट। और ये जो है सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए यूज होता है फॉर द एल्काइन टू एल्कीन। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का एडिशन जो है सिन एडिशन होगा तो डेफिनेटली जो है इसमें जो है ये फिर सिस बनाएगा। ओके, तो अब जो है आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसकी पूरी डिटेल आपको क्लियर हो गई है।
अब जो है ये डीहाइड्रोहेलोजिनेटेड स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि किससे हम HCl निकालेंगे तो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, किसमें जो है सबसे इजीली जो है निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो जैसे हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है सब्स्टिट्यूशन का जो है, ठीक है, पैरेलल पार्ट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब हम करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में जो है बेसिकली वी नो दैट कि यहाँ पे जो है उसका एक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर रहता है एलिमिनेशन के साथ, क्योंकि एलिमिनेशन भी जो है जैसे Cl जो है किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो Cl जो है एलिमिनेट भी हो सकता है। तो अगर Cl एलिमिनेट हो जाएगा तो डेट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो SN1 SN2 E2, तो यहाँ पे E2 की बात हो रही है, E1 और E2 की, तो उसी के बेसिस पे जो है आपको आंसर देना है कि किस में जो है एलिमिनेशन करवाना सबसे ईजी है, HCl को एक्सट्रैक्ट करना किस में सबसे ज़्यादा ईजी है। तो किस में सबसे ज़्यादा ईजी आपको दिख रहा है? तो सभी में हम इक्वल ले लें कि डिफरेंट ले लें? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सब में डिफरेंट है और ये जो है सबसे इजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ए विल बी द राइट आंसर। मुझे लग रहा है एक बार ए लिख दिया तो आप उसको फ्रीक्वेंटली बार बार जो है यूज कर ले रहे हो। डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, मतलब H2O निकालना है और एल्कीन बनानी है, बट बिफोर डैट यू हैव टू अंडरस्टैंड डैट कि किस में कार्बोकेटाइन जो है ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो या तो डायरेक्टली बन जाए या एक रीअरेंजमेंट के बाद बन जाए। तो इसको ध्यान में रख के जो आपको आंसर देना है, एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। खुद से बताइए कि इसमें डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन में OH के ऊपर H+ आयन पहले अटैक करता है, वो H2O के रूप में वहाँ से निकल जाता है एज ए गुड लिविंग ग्रुप, फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, फिर उस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए H+ आयन हम बराबर वाले कार्बन एटम से इलिमिनेट करते हैं। तो ये भी एक इलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें H2O इलिमिनेट हो रहा है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और बेसिकली वी नो डेट कि दिस फॉलो सेटजेप रूल, तो सेटजेप रूल को फॉलो करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। बट बिफोर डेट वी नो डेट द कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज इटसेल्फ, इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा रिएक्शन में वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। तो इफ द कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज इटसेल्फ, तो व्हाट विल बी अवर राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या लगता है आपको कि कौन सा आंसर हमें होना चाहिए? तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो या तो डायरेक्टली बने या रीअरेंजमेंट के बाद बने, और ओनली वन रीअरेंजमेंट इज अलाउड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसमें रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल बन रहा है और इसमें रीअरेंजमेंट के बाद भी नहीं बन रहा है। ओके, तो सी विल बी द राइट आंसर, कि सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है इसमें फर्दर हम बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं एलिमिनेशन कराने। तो ये 2-3 बातें इसके बारे में पहले जान लो कि ब्रोमीन जिस तरफ से निकलेगा उसके जस्ट अपोजिट तरफ से हमारा जो बेस है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे लेट्स सपोज दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड, तो जैसे हम इस एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो हेयर द बेस विल एक्सट्रैक्ट और अप्रोच द हाइड्रोजन फ्रॉम द अपोजिट साइड। This first thing is that कि it is anti-elimination. The mechanism is that कि this is anti-elimination, और यहाँ पे जैसे इसको अल्फा मान रहे हैं तो ये रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या हो जाएंगी, बीटा। सो बीटा कार्बन शुड हैव द हाइड्रोजन और एंटी हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, हाइड्रोजन होना चाहिए पहली बात तो, और दूसरा एंटी हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली जो है अगर हम ध्यान रखेंगे तो दिस बेस विल एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन and this will donate its electron pair, and similarly at the same time bromine will eliminate from here, so it will ultimately form alkene. तो this is a E2 elimination, तो इसको हम E2 बोलेंगे, 1-2 भी बोल सकते हो, एंटी एलिमिनेशन बोलोगे। इसके साथ साथ ये एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन और पाथ को फॉलो करी, तो डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। किस रिएक्शन को जो हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक। If you don't understand this word, then don't focus on this word, just you can ignore it. और later on जब हम इसमें डिटेल में जब पढ़ेंगे
ठीक है, चीज़ों को, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि कैसे जो है चीज़ों को हमें स्टडी करना होता है। तो हेयर यू कैन सिंपली से डेट कि यहाँ पे अगर ये एंटी एलिमिनेशन होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक है, और दोनों यहाँ पे जैसे बेस की जो अप्रोच है वो ब्रोमीन के एलिमिनेशन वाली डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, बट इट शुड हैव द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी होगा। तो यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि इस कार्बन, ये दोनों हमारे बीटा कार्बन हैं, इन बीटा कार्बन में इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, राइट, कि राइट साइड वाले के पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अगर राइट साइड वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या डबल बॉन्ड जो है इस तरफ आ सकता है? जैसे यहाँ पे देखो इसने 5 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 और ये दोनों, ठीक है, 4 5, तो टोटल इसने 5 बॉन्ड बना दिए। तो ये तो ब्लंडर कर दिया, तो डेफिनेटली ये तो हो नहीं सकता आंसर। ओके, तो इस तरीके के ऑप्शन से तो क्लियरली जो है हमें बेनिफिट ही हो जाता है। तो व्हाट विल बी अवर आंसर? क्या आंसर जो है हमें लेना होगा? ए ऑप्शन। ओके, तो ये जो है हमारा डिस्कशन था एल्केन और एल्कीन से रिलेटेड, लेकिन दिस विल फर्दर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। तो इससे आगे जो है जो कॉन्सेप्ट्स है क्वेश्चंस के साथ हम एक्सप्लेन कर देंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।